हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स ऑब्लिक एसओएम ऑब्लिक एमओएस में का परीक्षा के दृष्टिकोण से एक क्विक रिवीजन फॉर एग्जाम पर्पज हम शॉर्ट में आपको चैप्टर का बता रहे हैं। तो इसमें हम पहले ले रहे हैं चैप्टर 1। इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर का नाम है, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस एक्चुअली होती क्या है, इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेस हमेशा फोर्स अपॉन एरिया के बराबर होता है, इसलिए हम फार्मूला लिख सकते हैं पी स्मॉल पी, यानी ये स्ट्रेस है और ये फोर्स है बटे एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये तो हमारी स्ट्रेस का एक जनरल फार्मूला है। शियर स्ट्रेस अगर है तो शियर एरिया हो जाता है, फोर्स उसके पैरेलल हो जाता है। इसी के बाद स्ट्रेन का जो फार्मूला होता है, स्ट्रेन एक्चुअली होती क्या है कि किसी भी डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया जाता है, फोर्स के कारण उसकी लंबाई में कुछ परिवर्तन होता है या उसकी डायमेंशन में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन बटे प्रारंभिक डायमेंशन, अर्थात लंबाई है तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो डेल्टा एल बटे एल ये हमारी विकृति कहलाती है, जिसको कि स्ट्रेन कहते हैं। ई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये प्रतिबल हो गया, ये विकृति हो गई। इसको स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से इसमें एक शियर स्ट्रेस होती है। शियर स्ट्रेस क्यू बराबर जो है एफ अपॉन ए, फार्मूला वही रहेगा क्योंकि इसमें एरिया ए जो होता है ये फोर्स के टेंजेंशियल होता है, बस इतना ही फर्क है। बाकी शियर स्ट्रेन कैसे निकाली जाती है, शियर स्ट्रेन का कंसेप्ट यहां से समझिए कि मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है ए बी सी डी, ये हमारी रेक्टेंगुलर शेप में है या स्क्वायर शेप में है। इस पर जब शियर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इस फोर्स के कारण इसका ऊपरी फलक आगे की ओर बेंड होगा, झुकेगा। तो ये हमारा ए पॉइंट ए डैश पर पहुंच जाएगा, बी हमारा बी डैश पर पहुंच जाएगा। इस तरह से इसकी अपनी मूल डायरेक्शन से ये एडी रेखा अपनी मूल डायरेक्शन से कितना झुक गई, ए डैश डी डायरेक्शन में। तो इसके द्वारा अंतरित कोण जो है ये फाई हो गया, यहां पर भी ये फाई कोण अंतरित होगा। तो यहां पर जो विकृति कहलाती है वो ये विस्थापन बटे प्रारंभिक लंबाई, यानी इतनी दूरी में कितना विस्थापन, इसी को शियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो ईबी शियर स्ट्रेस जो है हमारी ईबी से रिप्रेजेंट करेंगे। ईबी इक्वल टू ए डैश, यानी ए डैश बटे ए डी, और ए डैश बटे ए बी ये हमारा 10 फाई के बराबर होता है, इसलिए हम ईबी इक्वल टू जो है 10 फाई लिख सकते हैं। तो ये हमारी शियर स्ट्रेन की वैल्यू हो गई ई फाई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब जानते हैं कि ये प्रतिबल बटे विकृति, इन दोनों का अनुपात मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है, या इसको यंग्स मॉडुलस भी कहते हैं। तो ये यंग्स मॉडुलस ई बराबर पी अपॉन ई हो गया, प्रतिबल बटे विकृति। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बराबर होता है शियर स्ट्रेस बटे शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेस क्यू है और शियर स्ट्रेन जो है 10 फाई है, तो इन दोनों का अनुपात लगा के हम कैपिटल जी, इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है। इसके बाद एक होता है बल्क मॉडुलस, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बल्क मॉडुलस हमारा होता है नॉर्मल स्ट्रेस पी, स्मॉल पी, ये स्ट्रेस ए भी है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है, सरफेस के लंबवत दिशा में लगने वाली स्ट्रेस है, और इसके कारण जो बॉडी के वॉल्यूम में विकृति उत्पन्न हुई है, चेंज इन वॉल्यूम बटे इनिशियल वॉल्यूम, तो ये हमारी विकृति हो गई, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई ईबी। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस बटे चेंज इन वॉल्यूम या ये स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो जो है ये बल्क मॉडुलस के कहलाता है। अब इसके बाद पॉइजन रेशियो का जरा कंसेप्ट समझ लें कि जब हम यहाँ देख लें, एक ये छड़ है, इस छड़ की जब लंबाई में हम फोर्स लगाते हैं तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो लंबाई में वृद्धि होने के साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसके डायमीटर में कमी आ जाती है। तो डायमीटर में जो कमी आई वो मान लो डेल्टा डी है, और प्रारंभिक व्यास कितना है, डी है। तो ये तो हो गया पार्श्व दिशा, डायमीटर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, लंबाई के परपेंडिकुलर है, तो ये लेटरल डायरेक्शन में हुआ। तो लेटरल डायरेक्शन में विकृति डेल्टा डी बटे डी हुई, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो विकृति है वो डेल्टा एल बटे एल के बराबर होगी। तो ये हमारी है लेटरल स्ट्रेन और ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पॉइजन ने ये सिद्ध किया कि एक रिलेशन होता है कि लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बीच में एक निश्चित अनुपात होता है, और ये अनुपात 1 और m का होता है। तो इसलिए लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बराबर 1/m, और 1/m को ही हम पॉइजन रेशियो के नाम से जानते हैं। 1/m की वैल्यू 0.25 से
0.35 के बीच में रेंज करती है, यानी इसकी वैल्यू इसी के अंदर मोस्टली रहती है। तो इस तरह से ये हमारे लेटरल स्ट्रेन बटे लॉन्गिट्यूडनल, अगर हमको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मालूम है तो हम लेटरल स्ट्रेन इस फार्मूले के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा पॉइजन रेशियो कहलाता है। इसमें लेटरल स्ट्रेन वही डेल्टा बी बटे डी और डेल्टा टी बटे टी है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ये हमारा एक बॉडी थी, इसमें फोर्स ये लगा दिया, ये लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये मोटाई है, तो इसमें डेल्टा बी बटे बी हमारी ये लेटरल स्ट्रेन हो जाएगी, और मोटाई ये भी परपेंडिकुलर है तो डेल्टा टी बटे टी हो जाएगी, और ये लेटरल स्ट्रेन बराबर 1/m इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो वही हमने 1/m इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा L/L लिख लिया। अब यहाँ पर एक बात देखें कि अगर केवल यही डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो ये तो निश्चित है कि जब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हमारी बढ़ेगी तो लेटरल स्ट्रेन दोनों माइनस में आती हैं, तो इनके बीच में माइनस चिन्ह प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस ये E/m लिख सकते हैं हम इसको। ये स्ट्रेन हो गई E और E/m। तो इस तरह से वॉल्यूम स्ट्रेन जो हम जब निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा बी बटे बी, ये हमारे इन तीनों स्ट्रेन के जोड़ के बराबर होता है। यानी एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है और जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना है, तो तीनों ही डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है, विकृति है, उन विकृति को आपस में जोड़ देते हैं। तो डेल्टा L बटे L प्लस डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा टी बटे टी, ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्राप्त हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर हम ई से रिप्रेजेंट करें तो लेटरल डायमेंशन हमारी कितनी हो जाएगी, डेल्टा बी बटे बी, ये हमारी माइनस E/m हो जाएगा, और ये माइनस ये भी डेल्टा टी बटे टी, ये भी हमारा माइनस E/m हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा E इंटू 1-2/m के बराबर हो गया। तो ये हमारा एक रिलेशन है जो कि इसकी वैल्यू ज्ञात करता है। अब एक दूसरा केस यहाँ पर देख लें। इस केस में यहाँ पर हमने एक सॉलिड बॉडी ली है, और ये सॉलिड बॉडी क्यूब के रूप में है। इसमें एक्स डायरेक्शन में px स्ट्रेस कार्य कर रहा है, वाई डायरेक्शन में py कार्य कर रहा है, और जेड डायरेक्शन में pz, यानी तीनों फलकों पर ये px, py और pz प्रतिबल ज्ञात कर रहे हैं। उस केस में हमको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू अगर ज्ञात करनी है तो पहले एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन की गणना करें, फिर वाई डायरेक्शन में स्ट्रेन की गणना करें, और फिर जेड डायरेक्शन में स्ट्रेन, तीनों स्ट्रेन को जोड़ देंगे तो ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से जब ये हमारी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यहाँ से प्राप्त, अब इसमें सवाल उठता है कि ये EX एक्चुअली इस केस में क्या होगा। तो EX को जरा एक बार समझ लें, बाकी सब अपने आप समझ आ जाएंगे। तो जब हम एक्स डायरेक्शन का मतलब ये एक्स डायरेक्शन हुई, एक्स डायरेक्शन में ये px कार्य कर रहा है स्ट्रेस, इसके कारण कुछ विकृत आएगी। वो विकृति कितनी वो होगी, प्रतिबल बटे यंग मापांक हम लिख सकते हैं। विकृति बराबर प्रतिबल बटे यंग मापांक। तो ये px बटे e हमने लिख लिया, ये तो प्लस में होगा, इसके कारण लंबाई बढ़ेगी। लेकिन जो हमारा फोर्स वाई डायरेक्शन में कार्य कर रहा है ये py, तो ये py वाई डायरेक्शन में जब वृद्धि करेगा तो नेचुरल है कि इस बल के कारण लंबाई की दिशा में कमी आएगी, इसलिए ये माइनस चिन्ह आएगा। तो माइनस का py बटे ई लिखा जाएगा, और ये कितनी आएगी, चूंकि लेटरल डायरेक्शन का है तो 1/पॉइजन रेशियो का गुणा करना पड़ेगा, तो 1/m से मल्टीप्लाई करें तो py बटे ई ये m हो जाएगा। इसी तरह से pz बटे ई इंटू m हो जाएगा। अब इसमें 1/e कॉमन ले लीजिए, और m यहाँ पर px हो गया, px माइनस py बटे m माइनस pz बटे m। इस तरीके से ये हमारा ex का मान हो गया। इसी तरह से ey का मान हम लिख सकते हैं, इसी तरह से ez का मान लिख सकते हैं। इसके बाद हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तब हमारे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्राप्त हो जाती है। अब देखिए इस चैप्टर में एक क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। एक ये हमारे कई भिन्न भिन्न डायमीटर के व्यास की छड़ों को जोड़ करके एक संयुक्त छड़ बनाई गई है। जैसे इसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ए दिया, A1 दिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 दिया है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A3 दिया है। एरिया अगर ये सर्कुलर बार है और एरिया की जगह हम डायमीटर भी दे सकते हैं, तो यानी अल्टीमेटली हमको तो एरिया ही निकालना होगा। तो एरिया मान लो दिया है डायरेक्ट, तो इसका एरिया A1, इसका A2, इसका A3 क्रॉस सेक्शन एरिया है। यहाँ पर इनकी लंबाई क्रमशः L1, L2, L3 है। इनके ऊपर एक फोर्स F अगर कार्य कर रहा है, तो इस फोर्स का प्रभाव इस छड़ पर कितना फोर्स होगा, ये भी, इस पर भी F फोर्स आएगा, इस पर भी F फोर्स आएगा, इस पर भी F फोर्स आएगा। तीनों के एरिया अलग है, तीनों की लंबाई अलग है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर हम क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि इस
संयुक्त छड़ की लंबाई में कुल कितनी वृद्धि हुई। तो इसकी जो कुल लंबाई में जो वृद्धि है वो तीनों छड़ों की लंबाई में अलग अलग वृद्धि की गणना हम करेंगे और उनको जोड़ देंगे तो ये पूरी लंबाई ज्ञात हो जाएगी। यानी इसका जो बेसिक इक्वेशन है वो हमारी ये होती है कि कुल लंबाई में वृद्धि बराबर पहले खंड की लंबाई में वृद्धि प्लस दूसरे खंड की लंबाई में वृद्धि प्लस तीसरे खंड की लंबाई में वृद्धि। तो तीनों खंड की लंबाई में जो वृद्धि है इनको जोड़ने से हमारी संयुक्त कुल लंबाई में वृद्धि जो है ज्ञात हो जाएगी। अब देखो एक छड़ की लंबाई में वृद्धि, फोर्स सब में एफ लग रहा है, तो लंबाई में वृद्धि के लिए फार्मूला होता है एफ एल अपॉन ए ई। तो एफ एल अपॉन ए ई, तो एफ तो कॉमन है, एल की जगह L1 कर दोगे, ए की जगह A1 शब्द आ जाएगा, ई हमारा चूंकि इन तीनों छड़ों का पदार्थ एक ही है इसलिए ई है। अगर भिन्न भिन्न पदार्थ हो तो E1 E2 E3 यहाँ भी हम कर सकते हैं। अगर एक ही पदार्थ है तो केवल ई कॉमन करके हम लिख सकते हैं। तो FL1 अपॉन A1E प्लस FL2 अपॉन A2E प्लस FL3 अपॉन A3E। इस तरीके से लंबाई में वृद्धि की गणना इस क्वेश्चन में हम करते हैं। इस क्वेश्चन के बाद अगर टेपर्ड बार अगर आती है हमारी, ये छड़ कैसी है, टेपर्ड है, इसका व्यास यहाँ पर D1 है मान लो, इस सिरे पर व्यास D2 है, इसकी लंबाई L है और इस पर अगर हम कोई बल F लगाते हैं यहाँ पर इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए, तो लंबाई बढ़ाने के लिए जो बल लगाया गया है उस बल के कारण इस छड़ की लंबाई में कुल वृद्धि कितनी आएगी। तो इस छड़ की लंबाई में जो वृद्धि आएगी उसका जो फार्मूला दिया है वो 4FL अपॉन पाई D1 D2 E के बराबर दिया हुआ है। एक्चुअली ये फार्मूला है क्या है, एक सिंपल छड़ की तरह से ही है। अगर हम एक सिंपल छड़ ले लें जिसके में जो टेपर नहीं है तो उसके दोनों सिरों पर डाया कितने हो जाएंगे, D1, यानी D1 की जगह D हो जाएगा ये और D2 की जगह भी D हो जाएगा। जब दोनों समान डाया हैं तो D हो जाएगा। तो D हो जाने पर यहाँ व्यंजक क्या बनेगा, D² हो जाएगा। तो पाई D² बाई 4, 4 को नीचे ले आए तो ये पाई D² बाई 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उस छड़ का क्रॉस सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये तो ए हो गया, अगर एरिया की जगह ए लिखें तो हमारा फार्मूला बच रहा क्या, FL अपॉन A इंटू ई। तो ये है लंबाई में वृद्धि का हमारा वही पुराना फार्मूला है FL अपॉन AE। बस ए में करते क्या है कि पाई D² बाई 4 के स्थान पर जो D² शब्द होता है D² की को हम रिप्लेस कर देते हैं D1 इंटू D2 से, यानी दोनों डायों का आपस में गुणा कर लेते हैं, पर उसी से हमको फार्मूला प्राप्त हो जाता है। तो ये D² की जगह पर D हम D1 D2 लिख करके टेपर्ड बार के लिए व्यंजक लिख लेते हैं कि इसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी। अब एक ये कंपोजिट बार इस तरह की भी होती है। ये बीच में एक छड़ है, कोई सॉलिड है, इसके ऊपर एक खोखली छड़ ये है और खोखली छड़ के ऊपर एक और छड़ है, ये भी खोखली है, ये इससे बड़ी है। तो इस तरह से ये हमारा संयुक्त छड़ 3 छड़ों को एक दूसरे के ऊपर 2 खोखली छड़ों और एक सॉलिड छड़ के द्वारा तैयार की गई है। इस छड़ पर अगर F बल लग रहा है, इस बल का क्या होता है, ये बल तीनों छड़ों पर उनके क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुपात में बढ़ जाता है, यानी अलग अलग बल तीनों छड़ों में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 एक इक्वेशन हमारी इस तरह की बनती है इस केस में। अब ये ध्यान रखा करें कि केस किस तरह का है और उसमें इक्वेशन जनरल क्या बनी। एक तो फोर्स F 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फोर्स F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी एक इक्वेशन तो हम ये लिख सकते हैं। और देखिए जरा, इस फोर्स के कारण अगर इस पूरे कंपोजिट छड़ की लंबाई में वृद्धि होती है तो जरा देखें कि इसकी लंबाई में वृद्धि मिडिल वाले में वो, और इसकी लंबाई में वृद्धि और इसकी, तीनों पोर्शंस की लंबाई में वृद्धि समान रहेगी, क्योंकि ये सिरा जुड़ा हुआ है, ये सिरा आपस में जुड़ा हुआ है, लंबाई में वृद्धि तो एक साथ रहेगी। तो इसमें एक बात ध्यान रखें कि डेल्टा L1 पहली वाली छड़ के लिए बराबर डेल्टा L2 बराबर डेल्टा L3, यानी ये तीनों बराबर होते हैं और बराबर हम इसी को कहते हैं संयुक्त छड़ की लंबाई में कुल वृद्धि। तो ये डेल्टा L के बीच, तो डेल्टा L का मान जो है हमारा डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L बराबर डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 बराबर डेल्टा L3। अब इसमें हम डेल्टा L1 का मान रख लेते हैं जैसा कि पहले रखते, FL अपॉन F1L अपॉन A1 E1। इसमें चूंकि ये पदार्थ अलग अलग हैं तो E1 E2 E3 भी अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। तो F1L अपॉन, इसमें लंबाई कॉमन है, इसमें फर्क क्या है, लंबाई तीनों की समान है, केवल एरिया अलग है, E अलग है और F फोर्स अलग है। तो उसी तरह से F1L अपॉन A1E बराबर F2L अपॉन A2E बराबर
F3L/A3E3 बराबर डेल्टा एल, यही डेल्टा एल के बराबर। बस ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई, यही दूसरी इक्वेशन है, इसी का हमने वैल्यू रख ली। अब इसमें इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये f बराबर, यहाँ से देखिए क्या हुआ, क्योंकि f बराबर हमारा क्या है, F1 + F2 + F3। तो इसमें F1 का मान यहाँ से निकालो, ये बराबर ये मान लो, क्योंकि ये बराबर इसके है, तो ये चीज़ इसके बराबर लिखी जा सकती है। तो यहाँ से F1 की वैल्यू कितनी हुई, F1 बराबर हो जाएगा डेल्टा L/L, ये हो जाएगा, और A1 E1 ये ऊपर चला जाएगा। तो A1 E1 तो ये हो गया, और डेल्टा L/L ये चूंकि तीनों में आएगा, उसको हमने इसलिए पहले से कॉमन लिख लिया। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा L/L कॉमन हो जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, ये A2 E2 बटे, तो A2 E2 बचेगा ऊपर, और ये हमारा डेल्टा L/L ये कॉमन। इसी तरह से ये A3 E3, तो हमारी इक्वेशन F बराबर डेल्टा L/L ये हो गया। अब इसी से हम लिख सकते हैं कि डेल्टा L बराबर कितना हुआ, F × L, L इधर चला जाएगा, और इस संख्या का भाग लगा दीजिए। तो इस तरीके से एक हम ये फार्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, और डायरेक्ट अगर नहीं याद रखते तो हम केवल बेसिक ये दो चीज़ें याद रखें, बस इसी में फार्मूले रख करके ये अपने आप ही ज्ञात हो जाते हैं। वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट कीजिए, इस तरह से फार्मूला अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो कंपोजिट बार्स को सॉल्व करते समय हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। कंपोजिट बार के बाद बोल्ट टाइटनिंग। यहाँ देखिए, एक ये बासर है, एक ये बासर है, बीच में ये बोल्ट पड़ा हुआ है, बोल्ट का ये हेड है, ये बोल्ट का नट है, इधर चूड़ी इसमें कटी हुई है। बोल्ट बासर के बीच में एक तो बोल्ट की छड़ जा रही है बीच से, और दूसरा एक खोखली ट्यूब भी है जो इसके बासर के द्वारा बीच में फंसी हुई है। तो ये जो है खोखली ट्यूब है, और उसके अंदर ये बासर पड़ा, ये बोल्ट पड़ा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ बासर लगाने के बाद फिर हम इसको फोर्स लगा करके नट को कसते हैं। जब हम नट को कसते हैं तब देखिए रिजल्ट क्या होता है कि हमारी ट्यूब में दबाव उत्पन्न होता है, ट्यूब दबती चली जाती है, और चूंकि नट कसने से हमारा बोल्ट में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, तो बोल्ट की लंबाई बढ़ती है और ट्यूब की लंबाई कम होती है। तो इसमें इससे संबंधित जो हमारी बेसिक इक्वेशन है, जिसके आधार पर इस बोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन किए जाते हैं, उसको अगर समझें तो यह है टेंसाइल फोर्स इन बोल्ट, यानी बोल्ट में जितना तनन बल उत्पन्न होगा उतना ही संपीड़न बल हमारा ट्यूब में उत्पन्न होगा। तो ये दोनों बल बराबर हैं कि कंप्रेसिव फोर्स इन ट्यूब और टेंसाइल फोर्स इन बोल्ट ये आपस में बराबर होते हैं। एक तो हमारी बेसिक इक्वेशन ये है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बेसिक इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या है, ट्रेवल बाय नट। नट को घुमाने से नट कितना आगे को कसा, यानी नट के द्वारा चली गई दूरी कितनी हुई, बोल्ट के ऊपर नट को घुमा करके आगे बढ़ाने की क्रिया, यानी उसने कुल कितना ट्रेवल किया, कितनी जर्नी चली, वो चली गई दूरी क्या होता है, एलोंगेशन ऑफ बोल्ट। जितनी बोल्ट की लंबाई बढ़ जाएगी उतना, और प्लस जितनी ट्यूब की लंबाई कम हो जाएगी। तो बोल्ट की लंबाई में वृद्धि प्लस ट्यूब की लंबाई में कमी, इन दोनों के जोड़ के बराबर नट के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात होती है। इस कंसेप्ट के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार हम एक समीकरण यहाँ पर प्राप्त कर लेते हैं जो भी डाटा दिए गए हैं उनमें। और एक अगला और है कि नट के द्वारा चली गई दूरी होती क्या है, चूड़ी का जो पिच होता है वो तो नट को अगर हम एक राउंड घुमाएं तो नट कितना आगे बढ़ता है, एक उसकी पिच के बराबर। तो इस तरह से नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस ऑफ नट को कुल कितने चक्कर घुमाया गया है अगर हमने ये काउंट कर लिया है कसते समय, तो इतने चक्कर कसने में चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, तो पिच गुणे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन से गुणा करेंगे तो ये ट्रेवल ऑफ नट ये यहाँ से ज्ञात हो जाता है। तो इस ट्रेवल ऑफ नट हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ट्रेवल ऑफ नट की वैल्यू, और इसके बाद ये पद की वैल्यू रखते हैं। तो इस तरह से ये और ये हमारी दो बेसिक इक्वेशन बच जाती हैं। तो ये हमारी जो तीन बेसिक इक्वेशन है, यानी इसकी ये वैल्यू
तीसरे वाले फार्मूले से तो केवल हमने ट्रेवल ऑफ नट की वैल्यू जो है वो इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करने के लिए प्रयोग की है। यहाँ जब हम इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे तो ये ज्ञात हो गया, तो एक समीकरण ये प्राप्त हुई, एक ये, दोनों समीकरण को सॉल्व करके इससे रिलेटेड जो भी अननोन डाटा हो वो हम ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन ई के एंड जी और 1/m, ये फार्मूले में सूत्र हैं, इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो के बीच में एक रिलेशन ये है कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको ये फार्मूले याद रखने होंगे। ई बराबर 3k ब्रैकेट में 1 - 2/m बराबर 2g ब्रैकेट में 1 + 1/m, ये तो एक फार्मूला ये है। और अगला जो फार्मूला दिया है उसमें 1/m यानी पॉइजन रेशियो नहीं है, केवल ई, जी और के में रिलेशन है। तो ई बराबर 9gk/g + 3k के बराबर है। तो इस तरीके से ये ई की वैल्यू हम इस फार्मूले के द्वारा जी और के पदों में लिख सकते हैं। इसका प्रयोग करके जो भी अननोन हो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो रिलेशन हो गए। ये था हमारा सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन के चैप्टर में। अब इसके बाद देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के चैप्टर में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो चैप्टर है उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्ञात करने के लिए हमको कुछ सूत्रों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर किसी एक अक्ष पर हम एक सीधी रेखा में ये 3 एरिया रखे हुए हैं या बॉडी रखी हुई हैं, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है। अगर हम तीनों के गुरुत्व केंद्र मार्क कर लें, ये मान लीजिए गुरुत्व केंद्र G1 है, ये G2 है, ये G3 है, यानी G1, G2 और G3, ये 3 गुरुत्व केंद्र हैं इनके। तो तीनों गुरुत्व केंद्र को हम देखते हैं, अगर ये सीधी रेखा में है तो इसमें एक ही डायरेक्शन में, इसका मतलब दूसरी डायरेक्शन में सिमेट्री है, यानी इस अक्ष के परता सिमेट्री है, इस अक्ष के परता सिमेट्री नहीं है। तो एक अक्ष के प्रति अगर सिमेट्री है तो उस केस में जो हम किसी भी सिरे पर एक मूल बिंदु मान लेते हैं ऑरिजिन, और यहाँ से पहले गुरुत्व केंद्र की दूरी x1, दूसरे की गुरुत्व केंद्र की दूरी x2 और तीसरे गुरुत्व केंद्र की दूरी x3, ये पहले कैलकुलेट कर लेंगे। और जब तीनों के गुरुत्व केंद्र ज्ञात हो जाएं तो इनका परिणामी गुरुत्व केंद्र कहाँ पर होगा, परिणामी गुरुत्व केंद्र जी का जो x कोऑर्डिनेट है, x पावर बराबर सिंपल फार्मूला A1 x1 + A2 x2 + A3 x3 बटे A1 + A2 + A3 के द्वारा ज्ञात हो जाता है। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखिए, मान लो इस तरह की कोई बॉडी है, एक ये एरिया है, दूसरा एरिया ये है, तीसरा एरिया ये है, इसका गुरुत्व केंद्र ये है, ये इसका यहाँ पर है, इसका यहाँ पर है। इसके मूल बिंदु कहीं भी उचित रूप से हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु है, तो यहाँ से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की गणना कर लेते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट x1, y कोऑर्डिनेट y1, तो x1 y1 ज्ञात कर लेंगे, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ऐसे इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसका ज्ञात कर लेंगे, ये x3 हो जाएगा और ये y3 हो जाएगा। और ये जब ज्ञात कर लेने के बाद इसका परिणामी गुरुत्व केंद्र जो है वो g x बार y बार होगा। तो x बार y बार की गणना हम कैसे ज्ञात करते हैं, x बार का फार्मूला यही ऊपर वाला है और y बार का फार्मूला भी ये ऊपर वाला ही है, केवल x की जगह y शब्द आ गया है, यानी A1 y1 + A2 y2 + A3 y3 बटे A1 + A2 +। तो इस तरह से x बार y बार जो हमको ज्ञात होंगे, ये हमारे जो परिणामी इनका गुरुत्व केंद्र होगा उसके कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट प्राप्त हो जाने के बाद अब इसमें आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की गणना करना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आप बेसिकली इन दो आकृतियों को देख लें। एक तो रेक्टेंगुलर, ये चाहे वर्गाकार हो या रेक्टेंगल हो, दोनों का एक ही फार्मूला है। इसकी चौड़ाई को b मान लीजिए, गहराई को d मान लीजिए। इसकी ये x अक्ष हो गई, ये इसकी y अक्ष हो गई। तो इसका x अक्ष पर जो है और गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष है, तो x अक्ष पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला Ix बराबर BD3/12 होता है। इसी तरह से y अक्ष पर जो इसका जड़त्वाघूर्ण है वो dB3/2 हो जाए, यानी इस अक्ष के लिए अक्ष के पैरेलल भुजा पर एक घात रहती है, बस ये ध्यान रखना है। अगर x अक्ष पर निकाल रहे हैं तो x अक्ष की जो पैरेलल हमारी डायमेंशन है उसकी एक घात रहेगी, बाकी परपेंडिकुलर डायमेंशन की 3 घात होती है। तो इसमें dB³ हो जाएगा /12। तो ये Ix इतना हो गया BD3/12 और Iyy हो गया dB3/12। सर्कुलर आकृति है
तो इसमें दोनों अक्षों के प्रति जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाते हैं और ये दोनों जड़त्व आघूर्ण होते हैं पाई डी की पावर 4/64 होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, ये याद भी हो चुके होंगे अब तक, जस्ट रिवाइज करने के लिए। यहाँ पर देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का प्रयोग होता है कि जैसे ये हमारा एरिया यहाँ पर है और इस एरिया का क्षेत्रफल जो है ए है और इसका गुरुत्व केंद्र ये जी है। हमको जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अगर हमको एक्स अक्ष के परता पूछा जाता है तो हम ये दोनों भुजाओं के हिसाब से BD³/12 लगा के इसके परता इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन इसका जड़त्व आघूर्ण इस पर न ज्ञात करा के ए बी अक्ष के परता पूछा गया है, ये आई ए बी की वैल्यू क्या है। तो इस पर जो जड़त्व आघूर्ण होता है आई ए बी, ये होता है पहले तो इस अक्ष के समानांतर, जिस अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण निकालना है उसके समांतर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली अक्ष पर एक अक्ष खींच लो, तो इसके पैरेलल ये लाइन खींच लो। ये एक्स अक्ष अगर है तो आई एक्स अक्ष ही हमारा आई जी कहलाएगा। तो इसमें आई जी का मतलब होता है कि दी हुई अक्ष या जिस अक्ष पर हम जड़त्व आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं उसके पैरेलल तथा केंद्र से जाने वाली अक्ष के परता जड़त्व आघूर्ण, ये हमारा आई जी होता है। तो पहले हम आई जी का मान निकालेंगे और आई जी का मान निकाल के फिर इसमें जोड़ेंगे इसका एरिया गुणे इसके गुरुत्व केंद्र की दी हुई अक्ष से दूरी का वर्ग। तो इसका एरिया ए रखेंगे और फिर इसके बाद इसके गुरुत्व केंद्र की लंबिक दूरी जो होगी उसका स्क्वायर करके हम गुणा कर देंगे। तो इन दोनों पदों को जोड़ने पर हमारा ए बी पर बिंदु की परता इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाता है। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसलिए इसका अभ्यास आपको अब तक हो जाना चाहिए, और नहीं तो आप इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है इसके बाद। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब होता है कि जैसे कोई पटल है, इसकी ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, दोनों अक्षों पर हम जड़त्व आघूर्ण तो अलग अलग ज्ञात कर ही लेते हैं। एक का BD³/12 हो जाएगा, एक का DB³/12 हो जाएगा। अगर हम ये ज्ञात करें कि इसके केंद्र से जाने वाली एक ऐसी अक्ष जो कि इन दोनों एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो, यानी अर्थात इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन इसके लंबवत दिशा में है, तो इसके लंबवत दिशा में जो प्लेन होगा वो जेड अक्ष हमने मान लिया। तो आई जेड बराबर होता है आई एक्स एक्स प्लस आई, यानी इन दोनों जड़त्व आघूर्ण के जोड़ के बराबर होता है। अगर हम दोनों को सिंपली जोड़ दें तो इस जेड अक्ष की परता इसका जड़त्व आघूर्ण ज्ञात हो जाता है। तो आई जेड बराबर आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, यही हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बेसिकली सिद्धांत समझने के लिए केवल ये दो फार्मूले हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस है कि जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आप भिन्न भिन्न आकृतियों के जड़त्व आघूर्ण का अभ्यास करें और कैलकुलेटर के द्वारा गणना का भी अभ्यास करें। थैंक यू। आज ये 2 चैप्टर का रिवीजन मैंने करा दिया है और पेपर तक कुछ रिवीजन और भी अपलोड कर दूँ। थैंक यू।